श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इश्कबार सेशन 2 and this story is begin from chapter 217 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉकी क्रिश की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठा था। उसने अचानक ही गुस्से से खड़े होते हुए क्रिश की तरफ देखते हुए लगभग गरजते हुए कहा, क्रिश हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही सामने मेरी ही वाइफ की शादी किसी और से करवाने की बात करो। एक बात कान खोल कर सुन लो क्रिश, मुझे तुम्हारा यह फैसला मंजूर नहीं है। तुम इस बारे में नताशा से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, मैं उसका हस्बैंड हूँ। एक हस्बैंड से होते हुए उसकी वाइफ की शादी किसी और से नहीं हो सकती। नताशा मेरी वाइफ है, वह किसी और से शादी नहीं करेगी। और रॉकी की इस गरजती हुई आवाज को सुनकर क्रिश के चेहरे के भाव कठोर हो गए और अचानक ही उस हॉल में एक गन फायरिंग की आवाज गूंजी और अचानक ही एना की चीख निकल गई, आ रॉकी! और इसके साथ ही हाल में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। नताशा जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने किसी तरह खुद को संभाला। एना की आंखें घबराहट के कारण बंद हो गई थी और हाल में कुछ पल के लिए बिल्कुल मातम पसर गया। ऐसा लगा जिसे वहां खड़े हर शख्स को सांप सूंघ गया हो। कुछ पल के लिए वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, लेकिन एना को जब वहां कोई हलचल महसूस नहीं, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर उसकी जान में जान आई, क्योंकि रॉकी सही सलामत खड़ा था। क्योंकि कृष्णा अचानक ही गुस्से से हाल में फायरिंग की थी और उसका गन पॉइंट रॉकी की तरफ था, लेकिन क्रिश ने रॉकी को शूट ना करते हुए उसके पीछे रखे एक बड़े से सिरेमिक फ्लावर वास को अपना निशाना बनाया था, जो कि सीधा अपने पॉइंट पर लगा था। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि रॉकी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी और तभी क्रिश अपने गन में से निकल रहे बारूद के धुएं को फूंक मारते हुए अपनी नीली और कठोर नजरों से रॉकी को घूर कर देखते हुए बोला, ये समझने की गलती मत करना कि तुम मेरे भाई हो, इसीलिए मैंने तुम्हें शूट नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हारी जान इसलिए बख्शी क्योंकि तुम मेरी मॉम के बेटे। लेकिन यह वजह हर बार तुम्हारी जान बचाने के काम नहीं आएगा। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लो। ड्रैगन किंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके सामने ऊंची आवाज में बात करे और आंखों में आंखें डालकर तो कभी नहीं। अपनी खैरियत चाहते हो तो नजर और आवाज नीचे रखकर बात करो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें बात करने की इजाजत दी है, चिल्लाने की नहीं। अपनी औकात और हद भूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये याद दिलाने पर आ गया तो आई एम श्योर a lot of people will be hurt, especially those people who cannot afford to choose between you and me। इसीलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अगर कुछ कहना है तो शांति से कहो, वरना अपनी जुबान बंद रखो। और क्रिश की गरजती हुई आवाज को सुनकर वहां खड़े सभी लोग शांति से रॉकी को देख रहे थे। तभी एना और राहुल रॉकी को समझाते हुए बोले, रॉकी शांत हो जाओ बेटा, अगर तुम्हें अपनी कोई बात रखनी है तो शांति से रखो, इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और यह सुनकर रॉकी एक बार फिर गुस्से से क्रिश को घूरते हुए अपनी मॉम और डैड से बोला, मैं शांति से रहूं? मैं शांति से कैसे रहूं डैड? यह मेरे ही सामने मेरी ही वाइफ की शादी किसी और से करवाना चाहता है और हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग इसका ही साथ दे रहे हैं, जबकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यह गलत है। हर बार हर जगह अपनी किंग की पोजीशन दिखाना, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना इसकी आदत है और इस बार भी वही हो रहा है। यह मुझे एक बार फिर मेरी चीज छीन रहा है, जैसा यह आज तक करता आया है। पहले इसने बचपन से लेकर आज तक मेरा हक छीना। हर चीज में मुझे सेकंड पोजीशन और इसे फर्स्ट पोजीशन मिली। उस वक्त भी मैंने कुछ नहीं बोला, फिर इसने मुझे ये भरोसा दिलाकर कि यह मेरे प्यार का ख्याल रखेगा, मुझे धोखा दिया और मेरे प्यार को अपना बना लिया। उस वक्त भी मैं चुप रहा, क्योंकि जिस लड़की को मैं चाहता था वह इसे चाहती थी और इसीलिए मैं भी उन दोनों के बीच नहीं आया। और जब मैं धीरे धीरे अपने प्यार को भूलने की कोशिश करने लगा, फिर अचानक ये 5 महीनों के लिए कहीं गायब हो गया और मेरे दिल में एक बार फिर उम्मीद जगा दी मेरे प्यार को हासिल करने की। और जब मैं उसे हासिल किया तो यह एक बार फिर बीच में आ गया। इसने एक बार फिर मुझे मेरा प्यार छीन लिया। मैं आशी प्यार के साथ साथ उसकी दोस्ती भी खो दी, और सिर्फ उसकी दोस्ती ही नहीं बल्कि आप लोगों का भरोसा
प्यार और अपनापन एक एक करके मुझे सब दूर हो गया, लेकिन मैंने उसे वक्त भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास था कि गलती मेरी है। फिर नताशा के साथ मुझे जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध दिया गया और उस शादी को निभाने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया। मैं उस वक्त भी खामोश रहा, लेकिन अब जब मैं इन चीजों के साथ एडजस्ट करने लगा हूँ, मैंने अपनी किस्मत के साथ सेक्रीफाइस करने का फैसला कर लिया। यह एक बार फिर अपनी किंग की पोजीशन दिखाकर एक बार फिर मेरी लाइफ का डिसीजन लेने चला है। कल तक जब मैं नताशा से उसके रिश्ते से दूर भागता था, आप सब चाहते थे कि मैं उसे अपना लूं, जबकि मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं नताशा को कभी नहीं अपनाऊंगा। आप सभी ने मिलकर एक बार फिर मुझे चुप कर दिया था, और आज जब मैं इस रिश्ते को एक मौका देने की सोच रहा हूँ, नताशा के साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग एक बार फिर मुझे चुप करा रहे हैं। जरा आप लोग एक बार मुझे बताएंगे, यहाँ मेरी ही लाइफ का डिसीजन लिया जा रहा है, लेकिन मुझे ही नहीं पूछा जा रहा। ऐसा क्यों है? माना कि ये द माफिया किंग ब्लैक ड्रैगन है, अमेरिका का सबसे खूंखार और ताकतवर माफिया। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग, इस माफिया को किसने हक दिया मेरी जिंदगी का फैसला लेने का? ये होता कौन है मुझे बिना पूछे मेरी चीजों को छीनने वाला? कहते हुए रॉकी की आवाज में गुस्सा, दर्द, तकलीफ और तड़प थी। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। हाल में खड़े लगभग सभी लोग हैरानी से रॉकी के गुस्से को देख रहे थे, लेकिन नताशा, वह तो रॉकी की बातों में उन चीजों को देख रही थी जिन चीजों को सुनते हुए उसका दिल एक बार फिर छन्नी छन्नी हो रहा था। नताशा के कानों में रॉकी की बातें किसी रिपीट टेलीकास्ट की तरह गूंज रही थी कि रॉकी नताशा के साथ एडजस्ट करना चाहता है, किस्मत के साथ सेक्रीफाइस करके उसे अपनाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी चीज है। अब नताशा का दिल टूट रहा था, उसे लगभग मर जाने का दिल कर रहा था। क्या वह रॉकी के लिए सिर्फ एक चीज है? क्या पिछले 2 दिनों से रॉकी ने जो तमाशा लगा रखा है कि वह उसे अपनाएगा, उसके साथ रहना चाहता है, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसकी चीज है? क्या रॉकी को यह नजर नहीं आता कि वह लड़की कोई चीज नहीं बल्कि एक लड़की है, एक इंसान जिसे प्यार चाहिए, जिसके अंदर फीलिंग है, जिसे दर्द होता है, तकलीफ होती है। रॉकी अपनी किस्मत के साथ समझौता करके इस चीज को अपने पास रखना चाहता है, ताकि इससे खेल सके। इन बातों को समझते हुए नताशा की आंखों के सामने बार बार रॉकी का वह पागलपन नजर आ रहा था, जब वह नताशा की मर्जी के खिलाफ उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, जंगल में बेहोश हो जाने के बाद उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था बिना नताशा की परमिशन या फिर अपने दिल की फीलिंग को समझे। क्या अब रॉकी नताशा को सिर्फ एक चीज या फिर एक सेक्स टॉय समझ रहा? क्या यही कारण है कि वह बार बार उसे बेडरूम में आने के लिए कह रहा है? इन बातों को याद करते हुए, समझते हुए नताशा की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसका दिल कर रहा था कि वह अभी और इसी वक्त यहाँ से भाग जाए, या फिर चीख चीख कर, तड़प तड़प कर, चिल्ला चिल्ला कर रोए। क्या उसने सचमुच किसी पत्थर से प्यार कर लिया है? क्रिश के लिए रॉकी की फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। तो क्या नताशा को हासिल करके रॉकी क्रिश के सामने नताशा को एक ट्रॉफी की तरह पेश करना चाहता है, अपनी जीत की ट्रॉफी, अपने हक की ट्रॉफी? और फाइनली नताशा की आत्मा चिक चिक कर उस पर हंस रही थी। हॉल में सभी लोग मौजूद थे, इसके बावजूद नताशा की परछाई उसके शरीर से बाहर निकालकर उसके ऊपर जोर जोर से हंसते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोली, हा 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 हा, क्या हुआ नताशा, तू इतना शौक क्यों है? रॉकी की बातें सुनकर हैरानी हो रही है। अरे इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? उसने पहले ही कहा है कि वह तुझे नहीं अपनाएगा, और अब तेरी वैल्यू उसकी नजरों में क्या है? आज तू खुद उसके मुंह से सुन रही है, इसके बावजूद तुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा? क्या तू पागल है? अरे वह साफ साफ तुझे एक चीज का रहा है। चीज जानती है क्या होता है? चीजों का इस्तेमाल होता है, उनसे प्यार नहीं होता, उनसे लगाव नहीं होता। एक दिन उन्हें चेंज करके दूसरा लाया जाता है, उनके साथ जी भरकर खेला जाता है, तोड़ा जाता है, अपने पैरों के नीचे मसला जाता है, और वह भी तो तेरे साथ यही कर रहा है। अरे पागल, अब तो अपनी आत्मसम्मान को देख। अब तो यह उम्मीद छोड़ दे कि वह तुझे प्यार करेगा, तुझे अपनाएगा, तुझे पत्नी कहेगा, जबकि यह बात तू भी जानती है कि तुम दोनों की शादी इनलीगल है। सच तो ये है कि तुम दोनों की शादी का कोई वजूद ही नहीं है जी। शादी की रात लगाकर तू उसे अपना पति मान बैठी है, अपना प्यार और सब कुछ मान बैठी है। उस शादी का कोई वजूद नहीं है, और अगर इन सब के बावजूद तो उसके साथ रहना चाहती है तो रह, लेकिन एक पत्नी बनकर नहीं, एक सामान बनकर उसके
बिस्तर को गर्म करने का जरिया उसकी सेक्स टॉय बनकर, उसकी स्लेव बनकर, रखेल बनकर उसे तेरा शरीर नजर आया। जब तू बेहोश थी आज तक तो उसे तेरी फीलिंग नजर नहीं आई, और तू ऐसा कैसे सोच सकती है कि एक दिन में एक रात में उसे तेरे लिए फीलिंग आ गई होगी। देख वह कैसे चीख चीख कर खुलेआम सबको अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा है कि तू उसके लिए चीज है और क्रिश उसकी चीज उससे नहीं छीन सकता। हा 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 पागल लड़की, तूने सचमुच प्यार के नाम पर अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान सब मिट्टी में मिला दिया। इसके बावजूद अगर तू उसके साथ रहना चाहती है तो तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हा 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 कहते हुए वह परछाई नताशा की आंखों के सामने ही गायब हो गई। और वहीं दूसरी तरफ हाल में अब तक ये शोर मचा हुआ था कि रॉकी किसी भी कीमत पर नताशा को खुद से दूर नहीं जाने देगा। और तभी अथर्व गुस्से से रॉकी पर चिल्लाते हुए बोला, रॉकी जुबान संभाल कर बात करो, तुम रहते हो, तुम्हें मेरी बहन चाहिए और तुम उसे खुद से दूर नहीं जाने दोगे। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हें मेरी बहन क्यों चाहिए? तुम्हारी नजरों में उसके साथ जुड़े हुए रिश्ते की, उसकी फीलिंग की क्या वैल्यू है? तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे कारण वह कितना रोई है। क्या मैं जान सकता हूँ कि अगर तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो तो किस हक से रखना चाहते हो और क्यों रखना चाहते हो? जबकि यह बात मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने मेरी बहन को आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, और तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता भी नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो। तो भला तुम उसे खुश कैसे रखोगे? और अथर्व की बात सुनकर रॉकी गुस्से से अथर्व की तरफ देखते हुए कोल्ड रूड और गरजती हुई आवाज में बोला, अथर्व ये कैसा बेहुदा सवाल है? मैं उसे अपने साथ क्यों रखना चाहता हूँ? मैं उसका हस्बैंड हूँ, क्या यह वजह काफी नहीं उसे अपने साथ रखने की? मैं जानता हूँ वह मेरे कारण बहुत रोई है, लेकिन यह आंसू उसने खुद चुने थे। मैंने उसे कभी भी झूठी तसल्ली नहीं दी थी कि मैं उससे प्यार करूंगा या उसे अपनाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से याद होगा कि यह शादी किस सिचुएशन में हुई है। और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता मैं उसे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं इस शादी को मौका देना चाहता हूँ। और रही बात खुशियों की, तो मेरे पास वह हर चीज है जिससे नताशा खुश रह सकती है। पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, अच्छी बॉडी, क्या चाहिए उसे? रॉकी डेविडसन नाम है मेरा। तुम्हें लगता है कि दुनिया की कोई भी लड़की मुझे ना कहने की हिम्मत कर सकती है और तुम ये भूल रहे हो? तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी बहन भी मुझसे प्यार करती है। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप आज तक मेरे कारण रुका हुआ था, वरना वह तो इस रिश्ते में कब की आगे बढ़ गई होती। लेकिन अब मुझे भी इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के फालतू डिसीजन की यहाँ कोई जरूरत है। कहते हुए रॉकी की आवाज में एक अलग ही गुरूर था, जिसे देखकर क्रिश तिरछी नजर से नताशा को देखा। नताशा अपनी आंखों में आंसू लेकर भूत बनकर अपनी जगह पर खड़ी थी। वह ना हंस रही थी, ना चीख रही थी, ना किसी से कोई सवाल कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शॉपिंग मॉल में एक पुतले को खड़ा कर रखा हो। आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं, इससे उस पुतले को कोई असर हो ही नहीं रहा था। नताशा की हालत सचमुच दयनीय थी। इस वक्त अगर कोई इमोशनल इंसान खुद को नताशा की जगह रखकर देखा तो शायद उसका दिमाग ही फट जाता। अजब सा दर्द है तेरे इश्क में, गुनाह भी किया नहीं, सजा हर बार पाते हैं। तेरी आंखें हैं जहर, तलवार तेरी बातें हैं, दर्द में दिन है, तकलीफों में रातें हैं। कोई तो सिफारिश करो, जमानत की मेरे मुर्शद। गुनाह अजीम नहीं किया, गलती से मोहब्बत हुई थी। दोस्तों, नताशा के दर्द को बयां करने के लिए ये शायरी मैंने अभी बनाई है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। नताशा का प्यार अंदर ही अंदर दम तोड़ रहा था, और तभी अचानक ही क्रिश की गरजती हुई आवाज सभी के कानों में गई। शट अप, यहाँ जो कोई भी फैसला लिया जा रहा है उसमें सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं है रॉकी। यहाँ नताशा का सवाल है, उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर भी डिसाइड करता है। और इसीलिए अगर तुम नताशा के साथ रहना चाहते हो तो इसके लिए हमें नताशा की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि अब सिर्फ तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। नताशा, हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुम रॉकी के साथ अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहती हो? क्या तुम उसके साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहना चाहती हो? रॉकी तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहता है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि अब ये तुम्हारी लाइफ का फैसला है। क्योंकि आज तुम जो फैसला लगी उसके बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। हमने समर के साथ तुम्हारी शादी का फैसला सिर्फ इसलिए लिया
था ताकि तुम अपनी लाइफ में आगे चलकर खुश रहो, क्योंकि तुम यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जैसा कि अब हम लोग रॉकी के मुंह से सुन रहे हैं, शायद तुम लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आए हैं। बताओ तुम क्या चाहती हो। कहते हुए क्रिश अपनी नीली नजरों से नताशा की तरफ देख रहा था और अब हाल में खड़े लगभग सभी लोगों की नजरें नताशा की तरफ गई। नताशा जो कि अब तक मूर्त बनकर अपनी जगह खड़ी थी, अथर्व धीरे से उसके पास आकर उसके सर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए बोला, बोल नत्तू, तू क्या चाहती है। बच्चे देख, तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू जो फैसला लेगी तेरी लाइफ में वही होगा। तेरा भाई है तेरे साथ, अब मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आई डोंट केयर यहाँ कौन राजा बैठा है और कौन गुलाम, मुझे बस इतना पता है कि यह फैसला मेरी बहन की जिंदगी का है। मैं मानता हूँ पिछली बार तुमने गलत फैसला ले लिया था, पर अब मुझे यकीन है कि तुम सोच समझ कर फैसला लोगी। बताओ नताशा, तुम क्या चाहती हो। कहते हुए अथर्व अपनी बहन को प्यार से कंफर्ट कर रहा था और तभी धीरे से आशी भी उसके पास आई। उसने भी नताशा के हाथ को अपने हाथों में लेकर अपने दूसरे हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए उसे हिम्मत दी। नताशा अपनी नज़र आसपास खड़े लगभग सभी लोगों की तरफ दौड़ाने लगी। अब वह जैसे ही हिम्मत करके कुछ बोलने वाली थी, उसके होंठ कांपने लगे थे, उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। और तभी रॉकी की गलती हुई आवाज नताशा के कानों में गई। रॉकी उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए अपनी बुलंद आवाज में बोला, नताशा तुम चुप क्यों हो, जवाब दो। बताओ सबको कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तुम्हें यहाँ बैठे हुए सो कॉल्ड किंग के फालतू डिसीजन मंजूर नहीं है। और अब रॉकी की बातों को सुनकर नताशा की रीढ़ की हड्डी में अचानक ही ठंड लग गई। वह एक पल के लिए एक बार फिर अपनी जगह पर जम गई। अचानक ही उसके कानों में रॉकी की धमकी आ रही थी कि अगर नताशा उससे दूर जाने की कोशिश करेगी तो वह अथर्व को जान से मार देगा। न जाने क्यों उसे वक्त रॉकी की आंखों में जो आग थी, जो जुनून था, उसे याद करते हुए नताशा के हाथ पर अभी भी ठंडे पड़ रहे थे। उसके आंखों में आंसू, लेकिन माथे पर पसीना आ रहा था। उसके होंठ एक बार फिर कांपने लगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पैनिक कर रही है। कुछ ही पल में उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई थी। नताशा को सीधा खड़ा होने में भी तकलीफ हो रही थी। उसके कदम अचानक ही डगमगाने लगे, लेकिन आशी ने उसे धीरे से पीछे से संभाल लिया और अथर्व ने भी उसे सहारा दिया। अब अथर्व थोड़ा परेशान होते हुए बोला, नताशा क्या हुआ बच्चे, तू इस तरह घबरा क्यों रही है। क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बता मुझे, क्या तू इस डिसीजन को लेकर घबरा रही है। देख, अगर तू यह फैसला अभी नहीं सुनना चाहती तो रहने दे, कोई जरूरत नहीं है किसी फैसले की। हम लोग वापस नीदरलैंड चलेंगे। तेरी शादी किसी से नहीं होगी, जैसा तू पहले चाहती थी वैसा ही होगा। तू बस पैनिक मत कर क्रिश, मुझे लगता है हम लोगों को यह फैसला फिलहाल के लिए यही रोक देना चाहिए। अथर्व आशी की तरफ देखते हुए, आशी नत्तू को कमरे में ले जाओ बच्चे। जी भाई, कहते हुए आशी ने नताशा को संभाला। चलो नताशा, इतना कहते हुए आशी ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए तभी क्रिश दरअसल, और इससे पहले कि अथर्व आगे कुछ का पाता, तभी अचानक ही उसे हाल में नताशा की भरे हुए गले लेकिन हल्की लड़खड़ाती हुई आवाज उस हॉल में गूंज गई। मुझे यह फैसला मंजूर है। कहते हुए नताशा अपनी ही जगह पर अपने पैर जमा लेती है। आशी, जिसने उसे अभी संभाला था, वह कंफ्यूजन से नताशा की तरफ देखने लगी और हाल में खड़े सभी लोग नताशा की तरफ देखने लगे। लेकिन रॉकी के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी, एक जीत भारी स्माइल, लेकिन अथर्व के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। शायद उसे नताशा का ये फैसला सही नहीं लगा। उसने धीरे से नताशा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से समझाते हुए कहा, नत्तू बच्चे, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। मुझे लगता है तुम अभी अपने ठंडे दिमाग से काम नहीं ले पा रही। कुछ देर तुम जाओ, आराम कर लो। जब तुम अपने आप को कूल डाउन कर लोगी उसके बाद अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेना। मैं पूरी तरह होश में हूँ भाई, और मैंने यह फैसला अपने पूरे ठंडे दिमाग से लिया है। कहते हुए नताशा की आंखों में आंसू और आवाज में एक कपकपाहट थी। और नताशा के इस फैसले को सुनकर रॉकी के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। अब अथर्व एक ठंडी सांस लेते हुए नताशा के सर पर हाथ सहलाते हुए बोला, आयुषो नत्तू की तुम रॉकी के साथ रहने का अपना ये डिसीजन सोच समझ कर ले रही हो। देखो बच्चे, यह कोई छोटा फैसला। और इससे पहले कि अथर्व अपनी बात पूरा करता, नताशा की एक कर्कश और बुलंद आवाज हॉल में गूंज उठी।
आप गलत समझ रहे हैं भाई, मुझे रॉकी के साथ नहीं बल्कि समर के साथ अपना रिश्ता मंजूर है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। कहते हुए नताशा, जो कि अब तक अपनी नज़र झुकाकर खड़ी थी, अचानक ही उसने अपनी गली पलकों को उठाया और अब वह सामने सभी लोगों को देखने लगी। नताशा का फैसला सुनकर वहां खड़े लगभग सभी लोग शॉक हो गए, यहाँ तक कि समर वह खुद हैरान था। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि नताशा इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी। आशी, गोरी और निक का मुंह खुला का खुला, अथर्व की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्रिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एना की आंखों में भी हैरानी साफ नजर आ रही थी। हैरानी के मारे उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया, लेकिन रॉकी के चेहरे की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई और उसका चेहरा ठंड हो गया। उसके हाथों की नसीब घर आई थी। उसने कस के अपनी मुट्ठी जकड़ ली और माथे की नसें नीली आंखों के साथ और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। नताशा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हाउ डेयर यू टेक दिस डिसीजन? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रहते किसी और का जिक्र भी अपनी जुबान पर लाने की? तुमने ये ठीक नहीं किया। नताशा कहते हुए रॉकी ने अपने कदम गुस्से से नताशा की तरफ बढ़ाई और तभी अचानक ही अथर्व उसके बीच में आ गया। अथर्व गुस्से भरी नजर से रॉकी को देखते हुए बोला, बस बहुत हो गया, खबरदार जो मेरी बहन के करीब भी जाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम फैसला सुनना चाहते थे ना उसका, तो अब उसने फैसला ले लिया है। उसे ये शादी मंजूर है और सच कहूँ तो आज लाइफ में पहली बार मुझे अपनी बहन के फैसले पर गर्व हो रहा है। उसने बिल्कुल सही लड़के को चुना है अपने लिए और मुझे पूरा यकीन है कि नताशा समर के साथ खुश रहेगी। नत्तू, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है बच्चे। कहते हुए अथर्व ने पलटकर एक नज़र नताशा को देखा और नताशा ने अपनी घबराती हुई नज़र से रॉकी को देख रॉकी के चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर नताशा को घबराहट हो रही थी। उसने जल्दी से अपनी नज़र नीचे कर ली और तभी रॉकी उसे धमकी देते हुए बोला, नताशा तुम ये ठीक नहीं कर रही, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, समझी तुम? और रॉकी को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर अचानक ही क्रिश अपनी जगह से खड़ा हुआ और क्रिश को अपनी जगह से खड़ा होता हुआ देखकर नताशा को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने जल्दी से अपनी नज़र इधर उधर करते हुए अपनी लड़खड़ाती और घबराहट भरी आवाज में कहा, मुझे समर के साथ शादी मंजूर है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। और 3 शब्दों की बात सुनकर सभी लोग एक बार फिर हैरान थे। क्रिश के कदम अपनी ही जगह पर रुक गए। नताशा रॉकी के डर से घबराते हुए अपनी नज़र नीचे कर चुकी थी और रॉकी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। क्रिश के 2 कार्ड अथर्व और रॉकी के आमने सामने खड़े थे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि हर कोई अथर्व और रॉकी के गुस्से को देख रहा था। और तभी क्रिश की गरजती हुई आवाज उसे हॉल में एक बार फिर गूंज गई, शर्त? कैसी शर्त? अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।